मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुमू। आज अपन एक प्रमेय डिस्कस करते हैं। प्रमेय है, एक समूह जी का एक अरिक्त परिमित उपसमुच्चय H उपसमूह होता है यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H। पिछले थ्योरम में अपन ने पढ़ा था कि एक समूह जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H उपसमूह होता है यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, then AB inverse belongs to H। यहाँ इस थ्योरम में है A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H। यहाँ A B इन्वर्स नहीं है और उसमें और इसमें अंतर दो है, उस थ्योरम में और इसमें। एक तो A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H। A B इन्वर्स की जगह AB belongs to H और वहाँ केवल अरिक्त उपसमुच्चय था, यहाँ है अरिक्त परिमित उपसमुच्चय। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम जो परिमित शब्द है इसका मैक्सिमम उपयोग होगा, इसी के आधार पे अपन ये सिद्ध कर पाएंगे। तो इसका प्रमाण, यदि और प्रमाण से पहले आपको बता दें, यदि और केवल यदि कहीं भी लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, तो इसमें क्या है, दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ता है कि उपसमूह है तो दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा और दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है तो वो उपसमूह है। तो पहले एक कंसेप्ट को अपन मान लेते हैं और दूसरे को प्रूव करते हैं, फिर दूसरे को मान लेते हैं और पहले को प्रूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन मान लेते हैं, सर्वप्रथम माना H समूह G का एक अरिक्त परिमित उपसमुच्चय है जो दिए हुए प्रतिबंध A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H को संतुष्ट करता है। सिद्ध करना है H उपसमूह है, चूंकि H अरिक्त मतलब H इज नॉट इक्वल टू 5, अतः माना A belongs to H जहाँ A इज नॉट इक्वल टू E, क्योंकि E तो H का उपसमुच्चय और अरिक्त लिया है, तो इसमें अपन ने मान लिया कि A belongs to H और A तत्समक नहीं है, ये अपन ने मान लिया। अतः दिए हुए प्रतिबंध से, अब दिए हुए प्रतिबंध क्या कहता है, A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H। अपन ले लेते हैं A belongs to H, A belongs to H, then A square belongs to H, फिर A square belongs to H, A belongs to H, then A cube belongs to H। इस प्रकार A स्क्वायर, A क्यूब, A की घात 4 डैश 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 सभी H में विद्यमान होंगे। परंतु H परिमित है, इसका मतलब ये ऊपर जो A स्क्वायर मतलब A की घात जितनी भी है सभी H में है और A परिमित है, ऊपर जो अपन ने लिया है A स्क्वायर, A क्यूब, A4 डैश 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 अनंत, और दिया हुआ है कि H परिमित है, इसका मतलब H में अवयवों की संख्या परिमित है, अनंत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो अपन ने अवयव लिए हैं उनमें से कुछ अवयव समान है, अर्थात अलग अलग घात के अवयव भी समान है। ये इस परिमित शब्द से अपने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, A की घात P इजकल टू A की घात Q, और P और Q बराबर नहीं है, अपन ले लेते हैं P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब दोनों तरफ, चूंकि A की पावर Q H का अवयव है, H का अवयव है तो वो G का अवयव है, और G का अवयव है तो उसका प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो A की पावर Q माइनस Q भी अपन ले सकते हैं। तो अपन दोनों तरफ A की पावर माइनस Q का गुणा कर देते हैं। अपने को ये जरूर बताना पड़ेगा कि A की पावर माइनस Q ले रहे हैं तो ये विद्यमान है या नहीं है, अस्तित्व में है या नहीं है। और A की पावर Q H का अवयव है, A की पावर Q G का अवयव होगा, और A की पावर Q G का अवयव है तो A की पावर माइनस Q G का अवयव निश्चित होगा। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो दोनों तरफ A की पावर माइनस Q की संक्रिया लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा A की पावर P माइनस Q इज इक्वल टू A की पावर 0 इज इक्वल टू E। तो P माइनस Q को अपन ले लेते हैं R, तो A की पावर R इज इक्वल टू E। चूँकि R इज इक्वल टू P माइनस Q ग्रेटर देन 0 है, अतः A की पावर P माइनस Q इज इक्वल टू E।
ए की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ई, या ए की पावर आर इज इक्वल टू ई, और ए की पावर एच का अवयव है, इसका मतलब ई एच का अवयव है। ई क्या है? एच का अवयव है। इससे अपन ये सिद्ध होता है कि एच में तत्समक अवयव विद्यमान है। अब अपन प्रतिलोम का अस्तित्व प्रूव करेंगे। इसके लिए अपन क्या ले लेते हैं, ए की पावर आर माइनस वन बिलोंग्स टू एच, और इसको लिख देते हैं ए की पावर आर ए की पावर माइनस वन बिलोंग्स टू एच। देन ई, ए की पावर आर क्या है? ई, तो ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अर्थात प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एच का प्रतिलोम ए इनवर्स एच में विद्यमान है। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि एच में तत्समक विद्यमान है। दूसरा, एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। तो एच उपसमूह होने के लिए दो चीज़ तो अपने को मिल गई, दो शेष रही है। क्या? एक तो एच संक्रिया के लिए समृद्ध हो, दूसरा एच में संक्रिया सहचारी हो। तो संक्रिया के लिए समृद्ध तो अपना जो प्रतिबंध जो अपन ने माना है उससे क्लियर है कि ए बिलोंग्स टू दिए हुए प्रतिबंध से ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू एच, और संक्रिया समृद्ध होने की ये शर्त है। अतः एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध है। पुनः माना, अब अपन साचरिता प्रूव करेंगे। साचरिता प्रूव करेंगे तो तीन अवयव चाहिए। अपन ने मान लिया कि ए बी सी एच के तीन अवयव हैं, ए बी, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एच, और ये तीनों एच के अवयव हैं तो जी के अवयव होंगे, और जी के अवयव हैं तो साचरिता लागू होगी, क्योंकि जी तो समूह है, और समूह है तो साचरिता लागू होती है। तो ए बी सी पे साचरिता लागू होती है, अर्थात ए कोष्टक में बी सी इजकल टू ए बी कोष्टक सी बाहर सी। तो अर्थात ए बी सी एच के अवयव हैं, और एच के अवयव होने के साथ ए कोष्टक में बी सी इक्वल टू कोष्टक में ए बी बाहर सी, फलतः एच में संक्रिया साचारी है। परिणामतः एच एक उपसमूह है। विलोमतः, अब एच को उपसमूह प्रूव कर दिया, इसका विलोम पार्ट प्रूव करना है। तो विलोम पार्ट प्रूव करने के लिए पहले अपन ने उपसमूह प्रूव किया, अब अपन उपसमूह मान लेंगे। तो माना एच जी का एक उपसमूह है। एच जी का उपसमूह है तो एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध है। क्यों? कि उपसमूह की परिभाषा क्या है कि एच कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का उपसमूह होगा यदि नंबर एक एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध हो, नंबर दो एच जी की संक्रिया के संगत एक समूह हो। तो उपसमूह की परिभाषा से एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध है। एच जी की संक्रिया के लिए समृद्ध है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू एच, अर्थात एच उपसमूह है तो वह दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो इस थ्योरम की खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले, इस थ्योरम पढ़ते ही अपने को ध्यान में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि इसमें जो परिमित शब्द है इसको काम मिलेंगे। कैसे काम मिलेंगे? जैसे अपन ने किया भाई एच का अवयव है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ए बिलोंग्स टू, भाई एच नॉट इक्वल टू फाई, अतः माना ए बिलोंग्स टू एच जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू ई। तो ये क्यों लिया? एच ए इज नॉट इक्वल टू ई क्यों लिया? क्योंकि ई अभी अपन ने प्रूव नहीं किया है कि ई एच में है या नहीं है। तो तत्सम के अतिरिक्त कोई अवयव ले लिया, तत्सम के अतिरिक्त कोई अवयव लेंगे और फिर आगे अपन तत्समक प्रूव करेंगे। तो अब ये जो पार्ट है कि ए बिलोंग्स टू एच लिया और ए की पावर सारी जितनी भी घात पूर्णांक अपन धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक लेंगे वो सारी एच में होगी। कैसे? ए की घात एक है, ए और ए की संक्रिया लगाएं ए स्क्वायर की भी एच का अवयव। इस प्रकार सारे अवयव एच के अवयव हैं। इस कंसेप्ट को काम में लेंगे और ये सारे अवयव एच के अवयव है। एच परिमित है तो उसमें अनंत अवयव हो नहीं सकते, इसलिए इसका मतलब ये सारे अवयव हैं, उनमें कुछ अवयव समान होंगे और कुछ अवयव समान होंगे पर उनकी घात अलग अलग होगी, घात अलग अलग होगी और अलग अलग घात के अवयव भी समान होंगे। तो अपन ने ले लिया ए की पावर पी इजकल टू ए की पावर क्यू और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अपन ने तत्समक प्रूव कर दिया
फिर इस तत्समक के कंसेप्ट को ए की पावर आर माइनस 1 इस कंसेप्ट को काम में लेते हुए प्रतिलोम प्रूव कर देते हैं। तो ये थ्योरम अपने को तैयार करने का तरीका है कि अपन थ्योरम को कैसे याद करें। तो इसकी विशेषता है, इस थ्योरम को जब याद करो तो एक ध्यान रखना कि इसमें परिमित शब्द है, जो परिमित का कंसेप्ट है वो काम में आएगा। और परिमित काम में कैसे लेना है कि इसमें अनंत अवयव है, जो अपने बता दिए अनंत में है, और चूँकि एच परिमित है इसका मतलब ये कुछ अवयव समान है, अलग अलग घात के समान है, उससे अपन तत्समक प्रूव कर देते हैं। और तत्समक को काम में लेते हुए प्रतिलोम प्रूव कर देते हैं। तो थ्योरम को अच्छी तरह याद करो, फिर इसकी अंदर से बात निकालो, अंदर से कंसेप्ट निकालो कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन कौन सा कंसेप्ट काम में लेंगे, तो आपको थ्योरम याद करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब अगला तो एक प्रमेय और डिस्कस करते हैं। अपन ने पीछे एक तो प्रमेय प्रूव किया कि किसी समूह के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है। अब अपन प्रूव करेंगे कि किसी समूह के दो उपसमूहों का संघ उपसमूह होता है। पर वहाँ तो अपन ने सीधा प्रूव कर दिया, यहाँ एक साथ में एक चीज़ हो रहा है कि दो उपसमूहों का संघ उपसमूह तभी हो सकता है जब एक उपसमूह दूसरे में अंतर्विष्ट हो। तो प्रमेय एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। किसी समूह के दो उपसमूहों का संघ उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एक उपसमूह दूसरे उपसमूह में अंतर्विष्ट हो। प्रमाण माना H1 व H2 किसी समूह G के दो उपसमूह हैं। सर्वप्रथम अब इसमें यदि और केवल यदि की बात आ गई तो इसमें विलोमतः और पहले अपन एक चीज़ मानेंगे फिर उसका विलोम मानेंगे। तो सर्वप्रथम अपन मान लेते हैं कि H1 और H2 G के दो उपसमूह ले ली। लेने के बाद अपन सबसे पहले ये मानेंगे कि या H1 सबसेट ऑफ H2 मतलब H1 H2 में अंतर्विष्ट होता है या H2 H1 में अंतर्विष्ट होता है। H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू, अब H1 H2 में अंतर्विष्ट होता है या H2 H1 में अंतर्विष्ट होता है। इसका मतलब H1 और H2 का यूनियन करेंगे तो वो या तो H1 के बराबर होगा और या H2 के बराबर होगा। जब H1 यूनियन H1 या H2 दोनों में से किसी एक के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि और साथ में H1 H2 को अपने उपसमूह लिया है और वो किसके बराबर है, H1 यूनियन H2 के बराबर है। तो चाहे H1 के बराबर हो चाहे H2 के बराबर हो, H1 यूनियन H2 चाहे तो H1 के बराबर हो चाहे H2 के बराबर हो। और चूँकि H1 और H2 स्वयं उपसमूह है, इसका मतलब H1 यूनियन H2 भी उपसमूह होगा। तो ये इसका पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा विलोमतः। अब मान लेते हैं कि H1 यूनियन H2 G का उपसमूह है और अपन प्रूव क्या करेंगे, सिद्ध क्या करेंगे कि H1 या तो H1 H2 में अंतर्विष्ट होता है या H2 H1 में अंतर्विष्ट होता है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी एक को मान लेते हैं कि वो जैसे H1 H2 में अंतर्विष्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से H2 H1 में अंतर्विष्ट होगा। या अपन ले लेते हैं H2 H1 में अंतर्विष्ट नहीं होता है तो अपन यदि ये प्रूव कर दें कि भाई अपन ने ले लिया कि H2 H1 में अंतर्विष्ट नहीं होता है और अपन प्रूव कर दें, इसका हम लोग क्या हो गया, H1 H2 में अंतर्विष्ट होगा। तो दोनों में से किसी एक चीज़ को ले लेते हैं और लेने के बाद ये प्रूव कर देते हैं कि जैसे अपन ने मान लिया कि H1 H2 में अंतर्विष्ट नहीं होता है। इसका मतलब H1 में कोई एक मतलब H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2। इसका मतलब H1 में एक कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो H2 में नहीं है। तो मान लेते हैं अवयव A, कोई अवयव है A जो H1 में तो है पर H2 में नहीं है, अर्थात देयर एग्जिस्ट, ये जो निशान है उल्टा ई का इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है। तो देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1 तथा A इज नॉट बिलोंग्स टू H2। ठीक है, इसे नंबर 1 दे दो, ये कंसेप्ट आगे जाकर हम लेंगे। अब अपन ले लेते हैं, अब अपना अगला टारगेट क्या है कि H1 H2 में अंतर्विष्ट नहीं है तो अपन सिद्ध क्या करना आगे अपना कंसेप्ट सिद्ध कैसे होगा कि यदि H1 H2 में अंतर्विष्ट नहीं है इसका मतलब H2 H1 में अंतर्विष्ट है। H1 में अंतर्विष्ट होने का मतलब H2 का प्रत्येक अवयव
H1 में विद्यमान है, मतलब H2 सबसेट ऑफ H1। और H2 को H1 का सबसेट प्रूव करने के लिए अपन क्या, कहीं भी अपन किसी एक समुच्चय को दूसरे का उपसमुच्चय प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जिसको उपसमुच्चय प्रूव करना है उसका एक अवयव लेते हैं और उसे दूसरे जिसका उपसमुच्चय प्रूव करना है उसे उसका अवयव प्रूव कर देते हैं। तो अब अपने आप टारगेट क्या है कि H2 को H1 का उपसमुच्चय प्रूव करना है। तो H2 का एक अवयव ले लेते हैं, तो माना B बिलोंग्स टू H2। तो अब अपना B बिलोंग्स टू H2 लेते ही अब अपना टारगेट दिमाग में रहना चाहिए कि अपन क्या करना चाह रहे हैं, B को H1 का अवयव प्रूव करना चाह रहे हैं। और ये प्रूव करने के लिए जो अपन ने माना है, जो अपने को दिया हुआ है, ये सारे कंसेप्ट काम में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H2, ए तो अपन ने पहले ले लिया और B H2 का अवयव बाद में ले लिया। तो A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H2, इसका मतलब A और B H1 यूनियन H2 के अवयव होंगे। और H1 यूनियन H2 को अपन ने क्या लिया है, उपसमूह लिया है। उपसमूह लिया, इसका मतलब AB बिलोंग्स टू H2, H1 यूनियन H2 होगा, जो कि उपसमूह लिया है। तो H1 यूनियन H2 का अवयव होगा। क्यों होगा भाई, क्यों कि H1 यूनियन H2 G की संक्रिया के लिए समर्थ है। इसका मतलब इसके दो अवयव हैं, उनके मध्य संक्रिया लगाएं वो भी उसी का अवयव होगा इसका, इसलिए AB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। देन A कोमा B नहीं है, AB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। इसका मतलब AB या तो H1 का अवयव है या H2 का अवयव है। तो सबसे पहले अपन ये प्रदर्शित करेंगे कि भाई ये AB H1 का अवयव है या H2 का अवयव है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि AB H2 का अवयव है। तो अगर ये है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा नहीं है तो आगे विरोधाभास प्रदर्शित हो जाएगा। तो अपन ने ले लिया AB बिलोंग्स टू H2। तो AB बिलोंग्स टू H2 और B बिलोंग्स टू H2 है। और H2 क्या है, एक उपसमूह है, इसका मतलब वो समूह है, इसका मतलब उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो अपन लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू H2 और B की जगह B इनवर्स भी H2 का भी होगा। तो AB बिलोंग्स टू H2 कोमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। और H2 उपसमूह है तो AB और B इनवर्स के मध्य संक्रिया लगाएं वो भी H2 का होगा अवयव। तो AB B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। देन अब साहचर्यता लगा सकते हैं क्योंकि H2 उपसमूह है। तो AB B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। देन A बिलोंग्स टू H2, जो कि अपन ने लिया है कि ये तो हो ही नहीं सकता, शुरू में मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि AB को H2 अवयव लें तो A H2 का अवयव होता है, जो कि संभव नहीं है। तो जो कि नंबर 1 जो लिया है उसका विरोधाभास है। अतः AB नॉट बिलोंग्स टू H2। ठीक है। और AB नॉट बिलोंग्स टू H2, देखो मैंने यहाँ प्रूव भी किया है कि AB नॉट बिलोंग्स टू H2 प्रूव कर दिया। अब अपन सीधा भी लिख सकते हैं कि अपन ने क्या लिया था, AB या तो H2 का अवयव है या H1 का अवयव है। तो AB H2 का अवयव नहीं है तो AB H1 का अवयव निश्चित रूप से होगा। और इसे मैंने प्रूव भी कर दिया। नहीं भी प्रूव करें तो अपन सीधा लिखते हैं, चूँकि AB नॉट बिलोंग्स टू H2 देन AB बिलोंग्स टू H1। और AB बिलोंग्स टू H1 तथा A बिलोंग्स टू H1। अब AB बिलोंग्स टू H1, A इनवर्स बिलोंग्स टू H1। ठीक है। और इसे क्रम बदल के रख दो, A इनवर्स बिलोंग्स टू H1, AB बिलोंग्स टू H1। A और ये दोनों अवयव H1 के अवयव हैं तो इनके मध्य संक्रिया लगाने पे जो अवयव आएगा वो भी H1 का अवयव होगा। तो A इनवर्स कोष्टक में AB बिलोंग्स टू H1। अब यहाँ चूंकि H1 उपसमूह है तो इसमें संक्रिया साहचारी होगी, तो साहचर्यता लगा देते हैं। तो A इनवर्स B बिलोंग्स टू H1 देन B बिलोंग्स टू H1। अर्थात B बिलोंग्स टू H2 देन B बिलोंग्स टू H1। तो B H2 का अवयव लिया और प्रूव कर दिया कि B H1 में भी है। इसका मतलब H2 H1 का सबसेट है। और अर्थात H1 नॉट सबसेट ऑफ H2 देन H2 सबसेट ऑफ H1। तो इससे सिद्ध होता है कि H1 इंटरसेक्शन H2 उपसमूह है तो
H1 सबसेट ऑफ H2 या H2 सबसेट ऑफ H1। धन्यवाद।